अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करना है। इससे पहले लास्ट वीक में लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग सी का प्रोग्राम स्टार्ट से लेके एंड तक किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत से पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। हम लोगों ने वो मेन स्टेप्स डिस्कस किए थे जो किसी भी सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये था कि आप प्रोग्राम को राइट और एडिट कैसे कर सकते हो। सेकंड, हमारे पास ऑप्शन थी कि आप लोग सी के प्रोग्राम को सेव किस तरह से करते हो। और क्योंकि हम लोग सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो हम जब भी कोई प्रोग्राम सेव करेंगे वो .c की एक्सटेंशन के साथ सेव होगा। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट फाइल में या ऑब्जेक्ट कोड में किस तरह से कन्वर्ट होता है, कंपाइलर के थ्रू। और कंपाइलर का जो रिजल्ट होता है वो उसको एक .obj फाइल बना देता है। देन कंपाइलिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब ये होता है कि आपके प्रोग्राम में जो भी चीजें यूज हुई हैं वो बैक एंड पे किसी ना किसी जगह पे पड़ी हुई होंगी या किसी फोल्डर पे पड़ी होंगी या किसी फाइल में पड़ी होंगी। उन फाइल्स को अपने प्रोग्राम के साथ लिंक करना। लिंक करने के बाद जो फाइल हमारे पास नई बनती है या न्यू फाइल बनती है उसकी एक्सटेंशन होती है .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल। देन हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप डिस्कस किया था वो था लोडिंग। किसी भी एक्जी फाइल को एग्जीक्यूट करने से पहले जरूरी है कि उसको मेमोरी में लोड किया जाए। लोडिंग के बाद एक दफा जब आपका प्रोग्राम या आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल लोड हो जाए मेमोरी में तो फिर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और एग्जीक्यूशन उसके लास्ट स्टेप थे। देन हम लोगों ने लैब में भी डिस्कस किया यही सारे पॉइंट्स। हम लोगों ने टर्बो C++ में देखा। आज लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम डिस्कस करना है। स्ट्रक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी सी प्रोग्राम लिखने के लिए कौन से बेसिक मैप है जिसको हम लोगों ने फॉलो करना है, वो कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए हमें उसमें मेंशन करना मस्ट होता है। बेसिक स्ट्रक्चर में आपके पास पहली चीज आती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को प्री कंपाइलर डायरेक्टिव भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह कोई फंक्शन होता है उससे पहले की प्रिपरेशंस होती हैं। आपके कॉलेज में फन फेयर है, फन फेयर क्या है वो एक्चुअली आखिरी दिन पे एग्जीक्यूट होता है, उससे पहले उसमें बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी होती है। इसी तरीके से आपका जो प्रोग्राम है वो आप लोगों के पास इंक्लूड करता है कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो आप ताकि आपका फाइनल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके। तो ये वो पहले की प्रिपरेशंस है। देन आपके पास एक मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन वो है जहां पे आपके प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन का मतलब है जो एक्चुअल में आपका प्रोग्राम जिस काम करने के लिए बनाया गया है, जो काम उसको करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस मेन में लिखी जाती हैं। देन हमारे पास है प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट्स मेन के अंदर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम लोगों ने एक्चुअल में एग्जीक्यूट करनी है, वो हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, उनको सी स्टेटमेंट्स बोलते हैं। इस सब की डिटेल हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी तक आपके प्रोग्राम के जो बेसिक स्ट्रक्चर उसमें 3 चीजें हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ऐसी चीजें जो आपके प्रोग्राम को हेल्प करेंगी ताकि वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके या वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके। मेन फंक्शन वो है जहां से एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर किसी प्रोग्राम में मेन नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। फिर मेन की बॉडी के अंदर हम लोग प्रोग्राम में जो भी काम एक्चुअल में करना चाहते हैं वो हम लोग लिखते हैं और हर इंस्ट्रक्शन को आप लोग सी स्टेटमेंट बोलते हैं। तो अगर हम लोग ये एक सैंपल प्रोग्राम देखें और इस सैंपल प्रोग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, मेन क्या है, सी स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रोग्राम देखें तो इसमें आपके पास ये फर्स्ट लाइन है, यहां पे लिखा हुआ है #include stdio.h। ये लाइन
आप लोगों के पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आप लोगों के पास हैश सिंबल्स के साथ स्टार्ट होता है। उसके बाद ये जो इंक्लूड लिखा हुआ है, इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और इंक्लूड के बाद जो यहाँ पे stdio.h लिखा है वो एक फाइल है, वो एक हेडर फाइल है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसमें क्या है, इंक्लूड। और कंपाइलर को किस तरह पता चलेगा कि ये इंक्लूड जो है वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, क्योंकि इंक्लूड से पहले एक साइन आ रहा है, वो है हैश सिंबल। देन आप लोगों के पास यहां जो मैंने कहा था मेन फंक्शन, मेन फंक्शन आप लोगों ने एग्जैक्टली इस तरह से लिखना होता है, जिसमें ब्रैकेट्स को आप लोगों ने एम्प्टी ही छोड़ना होता है। आप उसके अंदर वर्ड भी लिख सकते हो, बट मोस्टली आप लोग इसको एम्प्टी छोड़ते हो। कोई भी फंक्शन है, चाहे वो मेन हो या कोई भी और फंक्शन जो आप बनाओ, उसके दो काम होते हैं। वो कौन सा डेटा ले सकता है और वो पूरा प्रोसेस करने के बाद जवाब आपको किस लैंग्वेज में दे। तो ये जो मेन के पीछे वॉइड लिखा है, इसका मतलब है ये है कि ये किसी भी लैंग्वेज में जवाब ना दे, ये सिर्फ अपना काम करे, दैट्स इट। देन आप लोगों के पास यहाँ ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, और इसके आखिर में एक सेमी कॉलन है। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ये एक सी स्टेटमेंट है, और हर सी स्टेटमेंट के एंड पे एक सेमी कॉलन मस्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है, उसके रूल्स होते हैं। तो सी का रूल ये है कि इसकी हर सी स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर आएगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के एंड पे कभी भी टर्मिनेटर नहीं आता, मेन के बाद कभी भी टर्मिनेटर नहीं आता। टर्मिनेटर हर सी स्टेटमेंट के बाद आता है, और मेन की कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने सी स्टेटमेंट को लिखा है। देन ये जो पूरा पार्ट है वॉइड मेन के नीचे कर्ली ब्रैकेट्स में जो लिखा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम बॉडी सी स्टेटमेंट। अभी हम लोगों ने इस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, एक ही स्टेटमेंट लिखी है, बट आप लोग एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सैंपल प्रोग्राम में क्या देखा, सबसे पहली लाइन हैश। हैश का मतलब यह है, कंपाइलर सोचेगा कि इसके आगे कौन सा वर्ड है। इंक्लूड, जैसे ही कंपाइलर ने पढ़ा ये इंक्लूड है, तो वो समझ गया कि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये कोई ना कोई डायरेक्शन दे रहा है। फिर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन है आपके पास, एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं इनको। एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर एक फाइल का नेम है, और डॉट, क्योंकि इस फाइल को हेडर फाइल बोलते हैं, इसलिए इसके साथ डॉट एच इसकी एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन हम काफी दफा पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सटेंशन क्या होती है। तो ये स्टेटमेंट ऑन द होल आप लोगों के पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। आप कोई भी प्रोग्राम सी में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंक्लूड किए बगैर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अगर किसी भी प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है तो वो लिंकिंग का प्रोसेस नहीं कर पाएगा। अगर वो लिंकिंग का प्रोसेस नहीं करेगा तो वो कभी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाएगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास मेन फंक्शन हमने डिस्कस किया। मेन किसी भी प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहां मेन के नीचे से वो एक्चुअल पार्ट शुरू होता है, उसकी बॉडी में वो एक्चुअल पार्ट होता है जो आपके प्रोग्राम को जिस लिए बनाया गया है, वो जो काम करना चाहता है। देन आपके मेन की जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, उनके अंदर जो एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स, उनको हम प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट्स बोलते हैं। हर सी स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर आना मस्ट है। देन अगर हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को डिटेल में डिस्कस करें, तो एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंपाइलर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम, जो एक्चुअल में काम करना है उस फाइनल से पहले की जो प्रेपरेशन है, ऐसी इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कंपाइलर को दी जाती है एग्जीक्यूशन से पहले।
इट इज ऑल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव। इसको हम लोग कंपाइलर डायरेक्टिव भी बोलते हैं क्योंकि ये कंपाइलर को डायरेक्शन देता है कि उसने क्या करना है। कंपाइलर को खुद से पता नहीं होता, ये डायरेक्टिव उसको बताता है कि क्या करो। जैसे लास्ट हम लोगों ने भी डिस्कस किया, इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, तो ये कंपाइलर को बताता है कि जो stdio.h की हेडर फाइल है इसको प्रोग्राम में इंक्लूड करो। इंक्लूड कैसे? इंक्लूड का वर्ड उसको क्या कर रहा है, जो भी ब्रैकेट के अंदर मैंने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल लिखी है ये डायरेक्शन दे रहा है कि इसको प्रोग्राम में इंक्लूड करो। देन प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम कॉल्ड प्रीप्रोसेसर। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव एक काम है और ये करता कौन है? प्रीप्रोसेसर। देन आपके पास है इट इज अ पार्ट ऑफ C++ प्रोग्रामर एंड मॉडिफाई C प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन। ये आप लोगों के पास C++ कंपाइलर का ऑटोमेटिकली पार्ट होता है और ये कब चेंजेस करता है? कंपाइलेशन से पहले। ये ट्रांसलेशन से पहले उसको हेल्प आउट करता है कि हमें ट्रांसलेशन के टाइम पे ये फाइल्स चाहिए होंगी, इनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाओ, इनको प्रोग्राम में इंक्लूड कर लो। देन प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इट इज written at the start of the program and is used to include header files in the program। हमेशा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखा जाता है और ये प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए यूज होता है। कभी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के एंड पे सेमीकोलन या टर्मिनेटर नहीं आता है, इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। आप दो टाइप के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पढ़ोगे, एक है इंक्लूड और एक है डिफाइन। इनको हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के दो पार्ट्स हैं। एक है इंक्लूड प्री प्रोसेसर, जो मैंने अभी डिस्कस किया। इसका काम क्या होता है, जो भी फाइल इसके इंक्लूड के बाद ब्रैकेट में जो भी फाइल है इसको प्रोग्राम में इंक्लूड करो। और एक और होता है डिफाइन प्री प्रोसेसर। डिफाइन का मतलब ये होता है प्रोग्राम में किसी हिस्से को अगर आप कांस्टेंट रखना चाहते हो कि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, तो उसके लिए आप लोग यूज करते हो डिफाइन प्री प्रोसेसर। तो इंक्लूड प्री प्रोसेसर को अगर हम डिटेल में देखें तो क्या करता है, एनेबल्स अ प्रोग्राम टू एक्सेस अ लाइब्रेरी। आपके प्रोग्राम को ये डायरेक्शन देता है आपके किसी भी लाइब्रेरी फाइल को किस तरह से वो एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी लाइब्रेरी फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करो, उसको ऐड करो। ईच लाइब्रेरी फाइल कंटेन्स अ डिफरेंट हेडर फाइल्स। किसी भी लाइब्रेरी फाइल के अंदर बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स होती हैं। तो हम लोग बताते हैं कंपाइलर को, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बताता है कंपाइलर को कि जो भी फाइल का नाम मैंने ब्रैकेट में दिया है, बहुत सारी फाइल्स में से उस फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करो। देन इंक्लूड इज यूज्ड टू इंक्लूड और ऐड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। इसका सिंटेक्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले जब भी इंक्लूड यूज होगा प्रोग्राम के स्टार्ट में होगा, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, हैश सिंबल। देन आप लोगों के पास लिखा आएगा इंक्लूड, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। फिर एक साइन है एंगुलर ब्रैकेट, इसको आप ग्रेटर देन लेस देन का भी बोलते हो साइन, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम है एंगुलर ब्रैकेट। आप वो ओपन करते हो, फिर जिस फाइल को आप चाहते हो आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो उस फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन लिखते हो और ब्रैकेट को, एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हो। और कभी भी एंड पे टर्मिनेटर या सेमीकोलन नहीं आता। अगर हम एग्जाम्पल देखें इसी सिंटेक्स को कन्वर्ट करके, तो जैसे हैश इंक्लूड, क्योंकि मैंने आपको कहा था हैश इंक्लूड क्या बता रहा है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और इंक्लूड का मतलब है जो भी आगे फाइल का नेम है उसको प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। तो stdio.h है, इसको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस लाइब्रेरी फाइल भी, हेडर फाइल भी बोलते हैं। और .h क्या बता रहा है कि ये जो फाइल है एक हेडर फाइल है। तो अब इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, stdio.h नाम की जो हेडर फाइल है उसको प्रोग्राम में इंक्लूड करो। आप लोग जो प्रिंट एफ लिखते हो या प्रोग्राम में आपको शो करो, आपकी जो बेसिक चीजें होती हैं वो सारी इसी हेडर फाइल में प्रेजेंट होती हैं।
अगर आप लोग ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करोगे तो आपके प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट हो सकेगा। देन फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें मैथ्स की बहुत सारी फंक्शनलिटीज हैं जो शायद एक stdi.h में अवेलेबल नहीं है, बट आप लोगों ने वो फंक्शनैलिटीज आप चाहते हो आपका प्रोग्राम परफॉर्म करे, तो हम बैकएंड से, क्योंकि बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं तो उनमें से एक फाइल है math.h। math.h का मतलब है जो मैथ्स के एडवांस फॉर्मूलाज हैं ये इस फाइल में पड़े हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग यहाँ पे मैथ्स के एडवांस फॉर्मूला भी यूज करेंगे, तो आप शुरू में ही math.h की फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड कर लो, तो उसको लिखने का ये सिंटेक्स है। देन आप लोगों के पास है डिफाइन डायरेक्टिव। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट। अगर आप अपने प्रोग्राम में किसी भी हिस्से में कोई कांस्टेंट वैल्यू रखना चाहते हो कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो उसको आप डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ ही पहले बता देते हो। ये भी हैश सिंबल के साथ स्टार्ट होगा। अब लिखना है हैश डिफाइन, और ये भी प्रोग्राम के स्टार्ट में यूज होता है। stdio.h के बाद मोस्टली यूज होता है, लेकिन ये भी प्रोग्राम के स्टार्ट में होता है, मेन से पहले होती है ये चीजें। देन इसके एंड पे भी कभी भी टर्मिनेटर नहीं आता, और ये प्रोग्राम में किसी भी जगह पे यूज हो जाता है, किसी भी जगह पे यूज हो जाता है, बट आप लोग ट्राई करोगे कि आप लोगों ने इसको स्टार्ट में ही लिखना है। ये रिकमेंडेड है कि आप लोग इसको स्टार्ट में लिखो। देन डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का सिंटेक्स क्या है, हैश डिफाइन, उसके बाद स्पेस देनी है। आइडेंटिफायर का मतलब है नाम और वैल्यू, उसका नाम जिसको आप कांस्टेंट रखना चाहते हो, और उसमें कौन सी वैल्यू आप कांस्टेंट रखना चाहते हो। ये चीज आपको एक टेबल से समझ में आएगी। हैश का मतलब क्या है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आने वाला है। डिफाइन क्या बताता है कि यार ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कांस्टेंट के लिए बनाया गया है, कि किसी भी प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में अगर किसी वैल्यू को कांस्टेंट रखना चाहते हो, किसी मेमोरी लोकेशन को कांस्टेंट रखना चाहते हो, तो आप लोग क्या यूज करोगे, डिफाइन। देन आइडेंटिफायर उस कांस्टेंट का नाम है कि इस वाले कांस्टेंट को आप लोगों ने कांस्टेंट रखना है। देन वैल्यू, वो वैल्यू जो चेंज ना हो, और वो वैल्यू आपको हमेशा स्टार्ट में देनी पड़ती है कि ये वैल्यू मैं दे रही हूं, इसके बाद इस वैल्यू को चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करो तो उसमें पाई यूज होता है, और पाई की वैल्यू हमेशा पहले से आप लोगों के पास मौजूद होती है, तो आप लोग इसको आप कभी भी पाई की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो हम अपने प्रोग्राम में अगर उसको कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हैश डिफाइन, देन आइडेंटिफायर की जगह क्या आ जाएगा, पीआई। हम पीआई के नाम से पाई उसका नाम रख दिया हम लोगों ने, और देन स्पेस, और जो वैल्यू पाई की है वो। तो सबसे पहले हैश कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, डिफाइन कि हम लोग कांस्टेंट डिफाइन करने वाले हैं, पाई उस कांस्टेंट का नेम होगा, और उस कांस्टेंट की 3.14 वैल्यू है, और इस वैल्यू को प्रोग्राम में चेंज नहीं होना चाहिए। देन आप लोगों के पास हेडर फाइल जो हम लोगों ने बार बार अभी डिस्कस की, जैसे stdio.h हमें बताता है कि ये एक हेडर फाइल है। ये एक्सटेंशन हमें क्या बताती है कि ये एक हेडर फाइल है। फिर हम लोगों ने math.h देखी। तो हेडर फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। आप लोगों के पास बहुत सारी फाइल्स बनी हैं और उसमें डिफरेंट मीनिंग्स लिखे हुए हैं। तो ये कलेक्शन होती है डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। आपके पास, जैसे मैंने वो कहा, अगर आप प्रोग्राम ऐसा लिख रहे हो जिसमें आप मैथ्स के बहुत एडवांस फॉर्मूलाज को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो आप math.h को ऐड करो। इसका मतलब है मैथ से रिलेटेड जितनी भी एडवांस फॉर्मूलाज हैं वो इस लाइब्रेरी फाइल में पड़ेंगे। इसी तरह stdio.h का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जो स्टैंडर्ड बेसिक प्रोग्राम को लिखने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो सब इस हेडर फाइल में पड़ी हुई। देन आप लोग, ईच हेडर फाइल कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। हर हेडर फाइल के अंदर डिफरेंट टाइप के प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं जो पहले से बने हैं, आपको बनाने नहीं है। हर हेडर फाइल में कोई ना कोई फंक्शन उसका होता है, वो बना हुआ है, आप सिर्फ उसको कॉल करते हो, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना लेते हो। बजाय इसके कि आप खुद लिखो, आप उसको अपने प्रोग्राम का उसको पार्ट बना लेते हो।
Many header files can be included in one program. एक प्रोग्राम में बहुत सारी हेडर फाइल इंक्लूड हो सकती हैं. जैसे मैंने भी आपको बताया, हमने जो एग्जांपल डिस्कस की उसमें #include stdio.h भी था, फिर #include math.h भी था. एक हेडर फाइल है conio.h, conio.h. ये भी हम लोगों ने इंक्लूड करनी होती है. ये आपकी कंसोल जो आपको आउटपुट नजर आएगी ब्लैक स्क्रीन, ये उसको सपोर्ट करने के लिए होती है, उसके फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए है. देन हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स फंक्शन. आपके पास हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मैंने आपको कहा था रिकमेंडेड है स्टार्ट में ही यूज करो. स्टार्ट में यूज करने से होता है कि आपके प्रोग्राम में ऑलरेडी वो हेडर फाइल आ जाती है. अगर आप लोग स्टार्ट में इंक्लूड नहीं करते और आप कोई ऐसा फंक्शन लिख देते हो जो उस हेडर फाइल में था, तो वो कभी भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगी. उसके पास वो हेडर फाइल होगी तो वो उसमें से देखेगी. अगर आप पहले फंक्शन लिख देते हो और बाद में हेडर फाइल को बुलाते हो तो वो उस फंक्शन, क्योंकि कंपाइलर लाइन बाय लाइन चलता है, तो वो कभी भी उसको जज नहीं कर सकेगा. तो किसी भी हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? .h. The header files are normally stored in include subdirectory. नॉर्मली जो हेडर फाइल्स होती है वो कहाँ होती है? इंक्लूड में. और इसके अलावा डिफरेंट और जगहों पे भी हो सकती है, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं वो मोस्टली इंक्लूड में होती है. और हमेशा हेडर फाइल का नेम, अभी मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया, एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, उसके बगैर नहीं लिखते. तो हेडर फाइल का सिंटेक्स क्या है? #include. #include क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो आप लोग लिखते हो वो हेडर फाइल का नेम होता है. और हेडर फाइल का नेम आप एंगुलर ब्रैकेट में भी देख सकते हैं, और कुछ वर्जन में आप लोग इसको इन्वर्टेड कॉमास में भी देख सकते हैं, इन्वर्टेड कोट्स में भी लिख सकते हैं. एंगुलर ब्रैकेट या कोट्स में लिख सकते हो आप. अगर एग्जाम्पल देखें तो हमने stdio.h को एंगुलर ब्रैकेट में लिखा और maths.h को कोट्स में लिख दिया. तो इस एग्जाम्पल में #include क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. और ये जो stdio.h है और math.h है, ये है एक्चुअल में हेडर फाइल जिसको हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं. जो stdio.h है उसमें से जो stdio है वो स्टैंड करता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और इसके अंदर वो बिल्ट-इन फंक्शंस होते हैं जो सबसे बेसिक इनपुट आउटपुट के लिए हमें चाहिए होता है. देन math.h के अंदर जैसे मैंने आपको कहा प्री डिफाइंड मैथ्स के एडवांस फंक्शंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जो आपको खुद से बनाने नहीं पड़ते. देन आप लोगों के प्रोग्राम में मेन फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मेन वो फंक्शन होता है जहां से आपके प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है. इससे पहले क्या होती है? पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की प्रिपरेशन हो रही होती है कि इंक्लूड करना है, फाइल्स इंक्लूड करनी है, कोई एडवांस फंक्शंस तो नहीं चाहिए, सब कुछ. मेन के बाद जो होता है वो आपके प्रोग्राम ने जो असल में काम करना होता है वो स्टेटमेंट्स होती हैं. तो हर प्रोग्राम में मेन का होना जरूरी है. आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही तब होता है जब वो मेन में स्टार्ट होता है उसमें, और जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो मेन में लिखी जाती हैं. अगर आप लोग आगे जाके फंक्शंस पढ़ोगे, डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं, तो मेन डिफरेंट फंक्शंस को बुलाता है, डिफरेंट फंक्शंस एक दूसरे को बुला सकते हैं. लेकिन अगर किसी प्रोग्राम में मेन नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. और याद रखना है, हर प्रोग्राम में एक ही मेन फंक्शन हो सकता है, कम से कम भी एक और ज्यादा से ज्यादा भी एक. एक से ज्यादा नहीं हो सकता और एक से कम भी नहीं हो सकता. एक ही मेन फंक्शन होता है, उसका होना जरूरी है. जैसे ह्यूमन बॉडी में आपके पास एक ही ब्रेन होता है, तो आपके पास जो मेन है वो एक्चुअली में फंक्शन का या प्रोग्राम का ब्रेन है. अगर किसी भी प्रोग्राम में मेन फंक्शन प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको ट्रांसलेट तो कर सकते हो, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि मेन वो फंक्शन है जहां से एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है. एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ मेन. तो मेन की बॉडी के अंदर जो सी स्टेटमेंट्स हैं वो आप 1, 2, हंड्रेड्स में भी लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो आप कितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप लोग वहां पे लिख सकते हो. और मेन की बॉडी हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज होती है. आपने हमेशा देखना है कि मेन का सिंटेक्स क्या है. सबसे पहले वॉइड लिखना है, देन मेन कीवर्ड लिखना है,
देन ये जो ब्रैकेट में मैंने वॉइड लिखा है, आप लोग इसको खाली भी छोड़ सकते हो। इस वॉइड का मतलब यही है कि आप लोगों ने इसको खाली छोड़ना है। देन कर्ली ब्रैकेट, और बॉडी में आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लिखो और आखिर में इस कर्ली ब्रैकेट को क्या करना होता है, क्लोज। देन सी स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स जो मेन की कर्ली ब्रैकेट्स में आएंगी, वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स सी स्टेटमेंट्स होती है। ये वो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर ने एग्जीक्यूट करनी होती है, और कंप्यूटर जब भी ये इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करता है वो 1 by 1 परफॉर्म कर रहा होता है। देन हर सी स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर आना मस्ट है। सी स्टेटमेंट्स के एंड पे टर्मिनेटर ना आए तो सिंटेक्स एरर होता है और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, इवन कंपाइल भी नहीं होता, कंपाइलर आपको एरर दे देता है। देन फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहली लाइन हम लोगों ने क्या दी, हैश इंक्लूड stdio.h। जो अब तक आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, हैश इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है और stdio.h क्या है, हेडर फाइल। ये लाइन क्या कह रही है, stdio.h नाम की हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करो। इसी तरीके से जो मैंने आपको कहा था conio.h है, जो आपका आउटपुट नजर आता है, ये आपको उसमें हेल्प करेगी, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये भी आप लोगों ने हर प्रोग्राम में मस्ट लिखनी है। ये 2 लाइंस आपके हर प्रोग्राम में आप लोगों ने मस्ट लिखनी है, ये आप लोग स्किप नहीं कर सकते। देन वॉइड, मेन वॉइड, और इस जो ब्रैकेट के अंदर वॉइड है, इसको आप लोग वॉइड लिखो या खाली छोड़ दो, वो आप लोगों की मर्जी होती है। देन मेन की बॉडी स्टार्ट होने से होगी तो कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग। फिर हम लोगों ने जैसे एक स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट है हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ये क्या है, ये एक कंप्लीट सी स्टेटमेंट है और सी स्टेटमेंट के एंड पे हमेशा क्या आता है, टर्मिनेटर, सेमीकोलन आपको नजर आ रहा होगा। देन सेकंड स्टेटमेंट लिख दी, प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, और फिर इसके एंड में ये भी क्या है, सी स्टेटमेंट। हम बहुत सारी सी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। देन आप लोगों ने ब्रैकेट्स को क्या कर देना है, क्लोज। जब आपकी इंस्ट्रक्शंस खत्म हो जाए तो आप लोग मेन की ब्रैकेट को या कर्ली ब्रेसेस को क्या कर देते हो, क्लोज। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको सी का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया हो। आप लोगों ने इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, अपनी बुक से भी पढ़ना है, लेक्चर भी लेना है, और जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों ने इंटरेक्शन सेशन में डिस्कस करना है। सी का बेसिक स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा तो आप प्रोग्राम नहीं लिख सकोगे। तो आप लोगों ने इसको पढ़ना भी है और इसकी डिटेल डिस्कशन भी आप लोगों के इंटरेक्शन सेशन में होगी। तो आज के लिए इतना ही है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे और डिफरेंट प्रोग्राम्स अटेम्प्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू।